बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे चुनावी मौसम में असम और बंगाल को आज पीएम मोदी कौन कौन सा गिफ्ट देंगे। साथ ही बताएंगे महाराष्ट्र में किसने की नौसैनिक की बेरहमी से हत्या। 9 बजे की खबरों की शुरुआत पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अहम दौरों से करेंगे। चुनावी मौसम में आज पीएम मोदी असम और बंगाल को तोहफों की सौगात देने जा रहे हैं, तो सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे। 16 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार असम और पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों से बैठक के बाद दोपहर में रामकथा म्यूजियम भी जाएंगे। असम और बंगाल में इसी साल चुनाव है, लिहाजा 2 हफ्ते में पीएम मोदी के इस दूसरे दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। गुवाहाटी में पीएम के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। खुद पीएम मोदी ने भी तैयारियों की तस्वीरें ट्वीट की हैं। चुनावी मौसम है और पीएम मोदी आज असम के लिए कई सारे तोहफे लेकर जा रहे हैं। रविवार 7 फरवरी यानी आज मैं असम के लोगों के बीच रहूंगा। सोनितपुर जिले के धेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा, जो राज्य के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। विश्वनाथ और छराइदो में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की नींव रखी जाएगी। ये असम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। असम में कुछ घंटे बिताने के बाद पीएम मोदी सीधे बंगाल पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं जब वहां चुनावी राजनीति गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी सौगात लेकर जा रहे हैं, लेकिन खबर है कि ममता बनर्जी इस सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं। 6 फरवरी से शुरू हुई रथ यात्रा की गहमागहमी के बीच पीएम मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, चुनाव से पहले सौगातों का पिटारा खुलेगा। जाहिर है इससे बीजेपी के मिशन बंगाल को और बल मिलेगा। 16 दिन पहले पीएम मोदी कोलकाता में थे। आज दौरे की शुरुआत हल्दिया से होगी। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया में होंगे। डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत पेट्रोलियम के नए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रिफाइनरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे। हल्दिया पोर्ट से कोलघाट के बीच 1400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हल्दिया सजकर तैयार हो चुका है। हल्दिया में एक तरफ पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के एक रैली को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी ये पश्चिम बंगाल के लिए 4700 करोड़ का चारों प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। वो सरकारी प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम दूसरी जगह पे है, और हम लोगों का जो ऐतिहासिक जनसभा होने जा रहा है वो सभा अलग से जगह पे है। इससे पहले 23 जनवरी को पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएम की यात्रा से पहले बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शानदार शुरुआत हुई। रथ यात्रा के साथ बदलाव के नारे से बंगाल में टीएमसी के खेमे में खलबली मची। ये तो पहले दिन की झलकी है बीजेपी की रथ यात्रा की। हजारों के हुजूम के साथ जब बीजेपी अध्यक्ष सड़क पर उतरे तो पूरा माहौल भगवा रंग से भर गया। जय श्री राम की गूंज के साथ बीजेपी का काफिला ये बताने के लिए काफी था कि बैटल ऑफ बंगाल का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, जन सैलाब बता रहा है कि लोगों ने तय कर लिया है कि ममता जी को नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी के कमल का स्वागत। इसके लिए ये आप देख रहे हैं जोश। लोगों ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी सरकार ममता जी की, टोलबाजी की सरकार, चौल चोर की सरकार, त्रिपाल चोर की सरकार, कोयला की चोरी की सरकार। बीजेपी आला कमान से लेकर जमीनी नेताओं तक पुरजोर कोशिश है इस बार बंगाल की पूरी राजनीति बदलाव के इर्द गिर्द घूमे। उधर ममता बनर्जी एंड टीम की कोशिश है बीजेपी के हर बड़े चेहरे को घेरने की। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के टारगेट पर हैं शुभेंदु अधिकारी। अभिषेक ने शुभेंदु के गढ़ मेदिनीपुर में चुनौती दे डाली। আমাকে বলছে যে এলে দেখে নেবো, যদি না শুধরাও এই করবো তাই করবো। আরে তোর বাপকে গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার করায়। আয় আয়, হিম্মত আছে?
इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने ममता को उनके ही गढ़ में हराने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन की आड़ में टूल किट पर साजिश के मामले में कई और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जांच में बहुत कुछ पता चला है और काफी कुछ अभी सामने आना बाकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टूल किट पर साजिश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टूल किट की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए और आगे कई और हो सकते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग जैसी हस्तियों के बयान पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया का बचाव भी किया। It has revealed a lot. We have to wait and see what else comes out. But as you can see, there was a reason why the foreign ministry reacted to the statements which some celebrities gave out for whatever the reason on matters on which obviously they didn't know very much. ग्रेटा थुनबर्ग के ट्विटर हैंडल से अपलोड किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में गूगल से मदद ले रही है क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आंदोलन की आड़ में हिंसा की साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जो साइबर वर्ल्ड है ये एक ग्लोबल वर्ल्ड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होता। कोई कहीं भी रह करके कोई भी चीज़ साइबर स्पेस में अपलोड कर सकता है। तो उसके लिए उसकी एक जो साइंटिफिक तरीके से उनके लोकेशन और तमाम चीज़ों का जो उनकी जो प्रोटोकॉल्स और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको लोकेट करके उस पर जांच आगे बढ़ती है। हमारी साइबर सेल इस पर कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। टूल किट केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश के नए नए चैप्टर खुलते जा रहे हैं। दिल्ली हिंसा पर विदेशी सेलिब्रिटीज की साजिश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर की देशभक्ति शरद पवार को चुभ गई है। सचिन ने ट्वीट से नाराज पवार ने उन्हें इस तरह के मामलों में बोलने पर सावधानी बरतने की सलाह दी। सचिन ये कहकर विपक्ष की राजनीति में उलझ गए कि भारत के मामले में कोई बाहरी दखल न दे, हम इसे खुद ही संभाल लेंगे। इस पर राज ठाकरे से लेकर शरद पवार जैसे सीनियर नेता सचिन को नसीहतें देते नजर आए। त्यामुळे आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या गोष्टी जरा बोलताना काळजी घ्यावी की ह्यामध्ये माझा सल्ला सचिनला राहील। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने भी सचिन को घेरा और साफ लहजे में कह दिया कि केंद्र सरकार भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का सियासी इस्तेमाल न करे। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग समेत कुछ विदेशी शख्सियत जब किसान आंदोलन की आड़ में हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बनी, तो सचिन तेंदुलकर समेत कई देसी हस्तियों ने भारत को एकजुट होने का संदेश दिया था। सचिन के इस ट्वीट के बाद से कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब अफजल गुरु की बरसी मनाने वालों के साथ सत्ता में आप बैठते हो, तब लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अन्ना हजारों के खिलाफ आंदोलन, टीका टिप्पणी और आलोचना करते हो। सत्ता में मतभक्त शिवसेना के लोग आज महाराष्ट्र द्रोह, भारत द्रोह और देश के बड़े व्यक्तियों के खिलाफ आलोचना में सहभागी हो रहे। पूरी दुनिया उसको देख रही है, हम उसका जाहिर निषेध करते हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तानी पोस्टर लहराने पर एक बार फिर किसान नेता बैकफुट पर है। 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलाने का अल्टीमेटम देने वाले किसान नेता राकेश टिकैत को खालिस्तानी पोस्टर पर सफाई दी गई। किसान संगठनों के चक्का जाम के दौरान लुधियाना में एक ट्रैक्टर पर लगे खालिस्तानी झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। झंडे में आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर है। सवाल है कि किसान आंदोलन में आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें देशद्रोही भिंडरावाले से मोहब्बत है। इसकी पड़ताल जरूरी है। बात करेंगे वहाँ पे, अगर था तो गलत चीज़ें नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ प्रतिबंधित है और वो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इससे आपको लगता नहीं है किसान आंदोलन को नुकसान पहुँचता है? किसी ने लगाया होगा तो गलत चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। शनिवार को कृषि किसान कानूनों के खिलाफ देश भर में चक्का जाम की जो कॉल दी गई थी, उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ये पता तक नहीं चला कि चक्का जाम किया गया है। किसान संगठनों का चक्का जाम फ्लॉप होते ही किसान नेताओं में मनमुटाव भी खुलकर सामने आ गया। रात तिरंगा झंडा लेकर, यूनियन का झंडा लेकर लोग गाड़ियों पर डंडा बजाने का काम करने वाले थे। वो पता चल गया होने वाली थी सारी। अरे गाड़ियों के शीशे तोड़ते, गाड़ियों के। जो मुझे लगता है कि और लोगों से बात करके देते तो अच्छा था। जो बाद में हमारे साथ बात करके उन्होंने कुछ उसका फॉर्म चेंज किया है, बल्कि उसको अगर वो उनको लगता था कि कुछ ऐसा बात हो सकता है तो बढ़िया था। जो बात करने के बाद
वो प्रोटेस्ट होंगे या ज्ञापन दिए जाएंगे। अगर वो थोड़ा ज्वाइंटली हो जाता तो अच्छा था। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा में शामिल 24 और आरोपियों की तस्वीर जारी की है। इन सब आरोपियों पर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पुलिस के जवानों पर हमला करने का आरोप है। 26 जनवरी के ये वो गुनहगार हैं जिन्होंने ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में टेरर फैलाया था। 24 ऐसे दंगाइयों की तस्वीर की नई खेप दिल्ली पुलिस ने जारी की है। पुलिस के मुताबिक ये सभी उपद्रवी 26 जनवरी को दिल्ली के मुकरबा चौक से आउटर रिंग रोड होते हुए ITO की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बुराड़ी में रोक दिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया। हमलों के मुख्य आरोपियों को भी देख लीजिए। किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चाकू है तो किसी के हाथों में डंडा है। पुलिस ने तस्वीरें जारी कर यह बता दिया कि 26 जनवरी को जिन्होंने दिल्ली को किडनैप किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें जो एविडेंस के तहत हमारे पास जो वीडियोस सामने आए हैं, फुटेजेस सामने आए हैं, उन तमाम चीज़ों का हम लोग एडवांस्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा, फोरेंसिक सॉफ्टवेयर के द्वारा उसकी जांच कर रहे हैं और उसमें जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनकी तस्वीरों को साफ करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह नाम के तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। तीनों लाल किला के साथ साथ बुराड़ी की हिंसा में भी शामिल थे। तीनों को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की SIT ने दबोचा। अब तक दिल्ली पुलिस 126 आरोपियों को पकड़ चुकी है। दिल्ली में दंगा करने वाले छोटे मोहरे तो एक एक कर पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े साजिश करता है वो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। यूपी के बिजनौर में 5 बदमाशों ने हत्या की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने पहले तो मर्डर किया, फिर वीडियो बनाया और जब पुलिस आई तो पूरे ठसक के साथ सरेंडर किया। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद एक वीडियो भी बनवाया और उसे वायरल करने को कहा। खुलेआम मर्डर कर चुके हैं झालू के अंदर। झालू चौराहे पर रुक जा, रचित का मार देना ना। वीडियो बना ली। वीडियो कौन कौन था? ये है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी कातिल मौके से भागे नहीं, बल्कि एक दुकान पर बैठकर सिगरेट पीते नजर आए। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चार के 3 कितने तुमने कितने राउंड मारे? 3 12 राउंड। 5 बदमाशों ने रचित पर बैक टू बैक 12 राउंड फायर किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 27 साल का रचित बिजनौर के झालू बाजार में खरीदारी करने आया था। इस दौरान 5 बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वारदात आपसी गैंगवॉर का नतीजा है। बदमाशों की गोलियों का शिकार हुआ रचित भी एक आरोपी था। बिजनौर और हल्दौर थाने में उसके खिलाफ भी मारपीट और जानलेवा हमले के केस दर्ज है। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। वो आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पालघर में एक नेवी ऑफिसर को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेवी ऑफिसर को 3 दिन पहले चेन्नई से किडनैप करने की खबर सामने आई। 27 साल के नेवी अफसर की पहचान रांची के रहने वाले सूरज कुमार के रूप में हुई है। सूरज को पालघर के वेबजी इलाके में जली हालत में पाया गया था। एक स्थानीय निवासी की सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान सूरज कुमार की मौत हो गई। कानून और व्यवस्था की धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ चुकी है। ना यहाँ साधु संत सुरक्षित है, ना अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर देश की रक्षा करने वाले हमारे जवान सुरक्षित हैं। नेवी अफसर की नृशंस हत्या के बाद पालघर में सनसनी मची है। बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। पालघर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक सूरज कुमार को बदमाशों ने चेन्नई हवाई अड्डे के करीब से रिवॉल्वर की नोक पर अगवा किया था। 3 दिनों तक उन्हें एक अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया। बदमाशों ने नौसेना अधिकारी से 10 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो नेवी अफसर को वेवजी इलाके के जंगलों में ले जाकर उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए ओखला में आधी रात कैसे लगी भीषण आग।